नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और वक्त हो चुका है सबसे बड़ी बहस यानी कि इंडिया का सवाल का। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर मची रार के बारे में। कल यानी 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले देश में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ तो एनडीए सरकार इसे वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता का कदम बता रही है, दूसरी ओर विपक्ष इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला और संविधान के खिलाफ साजिश करार दे रहा है। अब इस सब के बीच ये बिल पेश होना है। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी समर्थन में है, लेकिन कांग्रेस, सपा, टीएमसी और एआईएमआईएम जैसे दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। सवाल है कि जिस वक्फ के बेहिसाब ताकत है, किसी भी जगह पर दावा कर सकता है वक्फ, अगर उसमें कोई बदलाव किया जाता है तो किस बात की आपत्ति है? क्या सिर्फ इस बात पर हंगामा जताया जा रहा है कि सरकार मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है और उनकी संपत्तियों को छीन लिया जाएगा? इस तरह के बयान कब तक होते रहेंगे? संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया था। जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इससे संबंधित संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। सरकार ये बिल संसद में लाती है तो इसे पारित कराना कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला। ये बिल पहले ही जेपीसी से होकर आ रहा है, लेकिन बिल के पेश होने से पहले सियासत अपने चरम पर है। ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे चर्च काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर में जितना चर्च काउंसिल है, ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन। कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। तो ये मुस्लिम संगठन सरकार और सहयोगी दलों पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन लगातार जेडीयू और टीडीपी पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार पर बिल को लेकर दबाव बनाए, लेकिन टीडीपी ने साफ कर दिया कि सरकार के साथ टीडीपी है। लेकिन जेडीयू ने अभी भी अपनी स्थिति को साफ नहीं किया है कि जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय
संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे। लोकसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या 542 है। अगर बीजेपी की बात करें तो इसके पास सबसे ज्यादा नंबर यानी कि 240 है। तो वहीं अगर सहयोगी दलों को भी जोड़ लिया जाए तो एनडीए सांसदों की संख्या 294 है। लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 चाहिए, लेकिन INDIA गठबंधन भी ताल ठोक रहा है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। नहीं, 12 घंटे तो जेन्युइन डिमांड था। अब स्पीकर साहब ने डिसाइड किया है। नहीं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। लेकिन कल संसद में बिल पेश होने वाला है और सड़क से लेकर संसद तक वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता शिवानंद होलियारकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हाजी जुबैर मेमन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा राहुल कौशिक जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। AIMJ अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राकेश पोद्दार जी से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। राकेश पोद्दार जी, जो आपने बीच का रास्ता निकालने की सोची है, लेकिन इधर विपक्ष तो कड़ा विरोध कर रहा है। पहले ही सभी विपक्षियों की ओर से कह दिया गया है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम तो इसका विरोध करने वाले हैं। आपने तो बीच का रास्ता तैयार किया है, तो क्या आप मना पाएंगे तमाम विपक्षी पार्टियों को इस बिल के लिए? देखिए अंजलि जी, ये बिल जो है भारतीय मुसलमानों के हित के लिए बना है और हम चर्चा के लिए लोकसभा पति महोदय ने 8 घंटे का समय दिया है। अगर विपक्ष चाहे तो उनको फिर हम लोग कहते हैं और सदन कह रही है कि आपको समय दिया जाए। और मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ, जितने भी विपक्ष के नेता होंगे, 8 घंटे के बाद 24 घंटा करा लीजिए। सरकार तैयार है, हर विषय पे तैयार है और आप भी सहयोग करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सहयोग करने न करने से कुछ नहीं होगा। सहयोग करना होगा तो आपके सहयोगी दल JDU को ही देख लीजिए, जो कि नीतीश कुमार हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब की पैरवी करते हुए नजर आए हैं। तो क्या वो पूरी तरीके से समर्थन करेंगे? जब बिहार में प्रदर्शन भी हो रहा है और शिया वक्फ बोर्ड की ओर से भी नीतीश कुमार से अपील की गई थी कि आप इसका समर्थन करिए, हमारे समर्थन में आप आइए, ना कि वक्फ बिल का आप समर्थन करिए। देखिए, आज अंदर मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने स्पष्ट रूप से कहा नीतीश कुमार जी वक्फ बोर्ड बिल के साथ हैं। 4 एजेंडे थे नीतीश कुमार जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का। उस चारों एजेंडे को हम लोगों ने समर्पित रूप से उसको पारित करने के लिए हम लोगों ने काम किया। पहला बिल था कि क्रिमिनल जो इनका वक्फ बोर्ड का है, ऐसा प्रावधान था कि उसके आगे नहीं जा सकती, लेकिन अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट का प्रावधान हम लोग का। उसके बाद वर्क ट्रिब्यूनल जो है
जो हाई कोर्ट नहीं जाती थी, अब हाई कोर्ट जाने का भी हम लोग काम करेंगे और जनता करेगी। और इसमें एक तो स्पष्ट रूप से किया गया, ट्रिब्यूनल का जो वक्फ बोर्ड की जमीन है अगर दान में दिया गया, अगर मस्जिद है तो मस्जिद को भी हटाने का काम नहीं किया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मस्जिद का न मुसलमानों का नुकसान होगा। इसमें हम फायदे महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को फायदे देने का काम कर रहे हैं, मुसलमान युवाओं का फायदे देने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों से आप पूछिए कि वक्फ बोर्ड के बिल के बाद 70 साल में किस मुसलमान बहनों की शादी इन्होंने किया, किस मुसलमान बच्चों को इन्होंने आगे बढ़ाने की बात कही। सिर्फ कुछ भी एक भी व्यक्ति का नाम बता दे कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमने मुसलमान बहनों की शादी की हो, एक भी बच्चे को IAS IPS बनाया हो, तो हम बात करने का चाहते हैं। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, किसी मदरसे को आगे बढ़ाने की बात की नहीं, सिर्फ इसमें दिक्कत क्या है कि OBC साहब जमीन जो है तो बंजारा हिल है वो हटने वाली है, तो दिक्कत है। और एक कहीं ना कहीं ठीक है, जान लेते हैं क्या दिक्कत है आखिर विपक्षियों को। शिवानंद जी, सारी बातें उन्होंने गिरा दी कि संशोधन में क्या कुछ है, और जाहिर है कि जो JPC कमेटी बनी उसमें भी कांग्रेस भी थी, लेकिन अब इसके बाद आखिर क्या आपत्ति जताई जा रही है आपकी ओर से? अंजलि जी, बॉम्बे में वक्फ बोर्ड के जमीन पे मुकेश अंबानी का पैलेस तो बना है, बंजर हिल पे अभी अदानी का जमीन लेना है, 9 लाख एकड़ जो जगह है पूरा इंडिया में वक्फ बोर्ड का। बीजेपी को इतना प्यार मुस्लिम बांधवों को, इतना बड़ा ईद हुआ, कौन सा पंतप्रधान ने, कौन सा होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नहीं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसी जगह पर प्रॉपर्टी है? आप किस आधार पर कह रहे हैं शिवानंद जी? देखिए, मुकेश अंबानी जो एंटीलिना जो बिल्डिंग है वो वक्फ बोर्ड के जमीन पे है। नहीं, किस आधार पर, कौन से दस्तावेज हैं, उस पे मैं पूछ रही हूं। है सब डॉक्यूमेंट्स है ना हमारे पास। अच्छा है अंजलि जी। दूसरी बात, आप नेशनल टेलीविजन पर दिखाएंगे जी। बीजेपी मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन पे इतना मोहब्बत, इतना। कल ईद हुआ है, आदरणीय देश के पंतप्रधान मोदी साहब को पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम भाई बहनों को उन्होंने ईद की मुबारक तो दी है, इतना प्यार मोहब्बत क्यों है भाई? दूसरी बात, नीतीश कुमार को मंजूर है, चंद्रबाबू नायडू जी को मंजूर है, जयंत चौधरी जी को मंजूर है, चिराग पासवान जी को मंजूर है, 39 MP उनके अगेंस्ट में है। ये बिल अगर पेश किया तो भी हम पूरा कांग्रेस पार्टी, तो समाजवादी पार्टी, ममता, सब पूरा तरह से नीतीश कुमार जी, ये सरकार गिर जाएगा। ये इन्होंने ऐसे जगह पे अदानी को जमीन देने के लिए अभी एयरपोर्ट दिया, ट्रेन दिया। नहीं, मेरा सवाल आपसे, किसने किसको क्या दिया, ये जवाब नहीं मांग रहा आपसे। मेरा सवाल बस आपसे इतना है कि संशोधित बिल में वो बिंदु आपकी ओर से क्या, किस पर आपत्ति जताई जा रही है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? सीधा देखो अंजलि जी, JPC में मनमानी कारोबार करके जगदम्बा पाल साहब को नेतृत्व में उन्होंने मंत्रिमंडल से उन्होंने JPC पे भेज दिया। जिस तरह से बीजेपी ने दादागिरी, इसमें नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को राजनीति खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी परसों ही नागपुर आके चले गए, उनको रिटायरमेंट होने का टाइम आया है। ये दिशाहीन करने के लिए ये वक्फ बोर्ड का बिल लाना, मुस्लिम लोगों के लिए टॉर्चर करना, उनको धमकी देना, कितने मुसलमान लोगों को टॉर्चर और नौकरी धमकी दिया। कहाँ से मिल रही है? चलिए, और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनकी आपत्ति क्या है। हाजी जुबैर मेमन जी, क्या टॉर्चर धमकी की बात जो शिवानंद जी कर रहे हैं, कहाँ से धमकी मिल रही है आपको, और क्या धमकी मिल रही है, क्या सबूत है आपके पास? क्या सरकार की ओर से धमकी दी जा रही है? हाँ, तो वही है, दादागिरी है। हाजी जुबैर जी, नहीं, मैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। आप रिपीट कर दीजिए, कौन धमकी दे रहा है? वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को धमकी मिल रही है और आपत्ति को लेकर भी उनकी ओर से कहा जा रहा है। लेकिन आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में आपको इस सब को लेकर धमकी मिल रही है? आप जो वक्फ संशोधित बिल कल पेश होना है, इस पर आपकी आपत्ति क्या है? प्रेशर बना रहे हैं, एक भी IAS ऑफिसर मुस्लिम नहीं हो रहा है। उसमें जो मुख्य 2 आपत्तियां सभी मुस्लिम सामाजिक संगठनों को और सांसदों द्वारा जो आई है,
हाँ। या जो माइनॉरिटी के सांसद है उनके द्वारा आई है, वो ये है कि एक तो वक्फ ट्रिब्यूनल का ताकत कम करके, हाँ। हाई कोर्ट के जज की ताकत कम करके कलेक्टर के हाथ में पावर दे जा रहे हैं, और वक्फ की जो कमेटी है उसके अंदर नॉन मुस्लिम पर्संस की एंट्री की जा रही है। एक रिलीजियस नहीं, इस बात से आपको प्रॉपर्टी आपत्ति है कि एक तो चीज है। जिला मजिस्ट्रेट जो ऑफिस में हिंदू- आपको हिंदू रजिस्ट्रेट डिवोटी है। कराना होगा, इस बात से आप आपत्ति है। सुन लीजिए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आप टोकेंगी तो कुछ बात नहीं आप पूछ टूकूंगी लीजिए, मैं, जहां आपका पर सवाल आपको का जवाब। पाऊंगी कि आपके बिंदु क्या है वो तो मैं रिपीट करूंगी ना, ताकि दर्शक भी जो सुन पहले सके मेरी आपके बात बिंदु तो क्या होने है। दीजिए। हाँ। दो मुख्य चीजें हैं कि हाँ। चाहे वो सिख रिलीजियस बॉडी हो, बुद्धिस्ट रिलीजियस बॉडी हो, हिंदू रिलीजियस बॉडी हो, किसी भी इतर धर्म की रिलीजियस बॉडी, उसमें उन बाकी धर्मों का क्या काम? उसी तरीके से वक्फ बोर्ड की बॉडी में बाकी धर्मों का क्या काम? नॉन मुस्लिम्स का क्या काम है वक्फ बोर्ड के अंदर? आप क्यों जबरदस्ती उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं? आप वक्फ ट्रिब्यूनल जिसके अंदर हाईकोर्ट का जज बैठता है, उसके हाथ से ताकत निकाल के लोकल कलेक्टर और डीएम के हाथ में ताकत क्यों देना चाहते हैं? कि मंशा खराब है, आपकी नीयत खराब है, खुला खुला दिख रहा है उसमें। अब हाईकोर्ट के जज से ऊपर कलेक्टर क्या? लेकिन पहले तो सिर्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती थी, और तो ट्रिब्यूनल जो क्या आप है ना? जो दावा आपकी ओर से किया जाता था किसी संपत्ति की ओर से, उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। आप इस बात का सिर्फ विरोध कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने दावा करके तो नहीं हो सकता। आपके इस सवाल को और भाजपा की इस प्रोपेगेंडा को मैं 10 सेकंड में खत्म नहीं, कर सामने दूंगा। वाले के लिए तो टेढ़ी खीर हो जाती थी, उसके दिमाग अगर से हम उनको पसीने छूटने लगते थे कि हम कहां से दस्तावेज लाएं, और दस्तावेज लाए भी तो कैसे हम साबित कर पाएंगे कि हमारी संपत्ति है। 20 सेकंड में ही ये दावा खत्म करते तो मैं भाजपा का और संघियों का। ठीक है, चलिए और भी मेहमानों की ओर चलते हैं। और हमारे दावे करने के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMJ अध्यक्ष हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, हमने एक एक करके सवाल यही पूछ रहे हैं कि सवाल कि आखिर किस बात से आपत्ति है इस संशोधित बिल में? क्या जो आपके अधिकार थे उसमें कोई कमी की गई है? अधिकार तो आपके उतने ही हैं, सिर्फ बदलाव ये कि जो जिसकी संपत्ति पर आप दावा कर रहे हैं कुछ अधिकार अब उसे भी मिल चुके हैं। किसकी देखिए मोहतरमा, कल इंशाल्लाह ये बिल पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि ये पास भी हो जाएगा। और ये ज़रूरत है, हालात और ज़माने की ज़रूरत तकाज़े हैं कि इस तरह का बिल जो है पास होना चाहिए, संशोधन होकर के पास होना चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस के दौर में 4 से 5 बार वक्फ बिल में संशोधन किया जा चुका है, और ऐसे ही संविधान में भी 100 बार से के आसपास संशोधन हुआ है। जहाँ जहाँ जैसी जिस वक्त ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से कानून बनते हैं और कानूनों में संशोधन होता है। ये ज़रूरत है, इस ज़रूरत के हिसाब से जो बिल पेश किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल पास होने के बाद में करप्शन खत्म होगा। जितने भी स्टेट्स में वक्फ बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, तो इनके चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी लोग ये करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे और शॉपिंग कम्प्लेक्स बना करके वहां से होने वाली जो आमदनी है वो अपनी जेब में खर्चा की जाती थी। जबकि वाकिफ ने, यानी हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की थी उनकी मंशा ये थी, उन्होंने लिखा भी है उसमें, वक्फनामे में लिखा भी है, वसीयत भी की है कि इसकी आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, मदरसे बनाए जाएंगे, मस्जिदें बनाई जाएंगी, खैर के काम, फलाही रिफाही काम, जन कल्याण के काम होंगे। मगर ये तमाम चीजें बिल्कुल नहीं हो रही थी। ये सिर्फ जो है बंदर बांट का अड्डा बना हुआ था वक्फ बोर्ड। तो इन तमाम चीजों पे लगाम लगेगी, शफाफियत आएगी और बेहतर से बेहतर होगा। मोहतरमा, मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं। अगर छोटी सी छोटी मस्जिद की कमेटी बनाने के लिए भी कोई अगर जाता है आज भी, तो 50,000 रुपया उसका रेट है। अगर ईदगाह की कमेटी का अगर कोई बनाने जाता है तो ईदगाह बड़ी है तो उसके रेट है 2 लाख रुपया। और अगर कोई और ज्यादा दरगाह की कमेटी के लिए बनने जाती है कमेटी, और अगर उसमें विवाद हो गया तो फिर चेयरमैन और मेंबरान और अधिकारियों को मजे आ जाते थे। वो दोनों तरफ से ज्यादा से ज्यादा भाव तय करते थे। जहां से ज्यादा पैसा मिल जाता वहां से वो डीलिंग हो जाती, उसका काम हो जाता। मैं जो बात कर रहा हूं मेरे पास प्रूफ है,
मैं नाम बनाम बता सकता हूं। और ये सबसे ज्यादा करप्शन जो हुआ वो समाजवादी पार्टी के दौर में हुआ, फिर उसके बाद में बसपा के भी दौर में हुआ। और जो वक्फ मंत्री बने और वक्फ चेयरमैन बने, उन्होंने खूब जो है वारे न्यारे किए। भू माफियाओं से मिल करके उन्होंने करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया और अपने भू माफियाओं के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए। उससे होने वाली आमदनी वो गरीब मुसलमानों पे खर्चा नहीं होती थी, बल्कि वो सब अपनी पॉकेट में जाती है। हाँ। और कोई भी नहीं बता सकता कि किसी वक्फ बोर्ड से, वहां की आमदनी से कहा कोई जा रहा है स्कूल कि बनाया हो, बच्चों की फीस अदा की हो, यतीमों की किफालत की हो, बेवाओं की मदद की हो। कर रहा था। ठीक है, वक्फ बोर्ड पर आप भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इससे अब आने वाले समय में कई बड़े बदलाव होंगे और ये आपने बदलाव समय की मांग भी बताई है। चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं। कल पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल को लेकर जब ये बिल पटल पर रखा जाएगा कल दोपहर 12 बजे, उसके बाद क्या कुछ हंगामे के आसार देखने को मिलते हैं और इस पर किस तरह से आपत्ति जताई जा रही है, किस तरह से समर्थन किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो से दो और मेहमान जुड़े हुए हैं, राहुल कौशिक जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और अरविंद मोहन जी क्योंकि सवाल ये अभी कर रहे थे। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन जी रिजवी जी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक वक्फ बोर्ड की ओर से भ्रष्टाचार किया जा रहा था, इससे अभी तक मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो ये बिल अगर पास होता है तो इससे आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी होगी। देखिए, वक्फ बिल ले आने का मतलब गड़बड़ियां दूर करना कम है, राजनीति ज़्यादा है। गड़बड़ियां जो भी आई हैं, जो शिकायतें कि वक्फ में किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम किया, वो गिनती के हो सकते हैं। मुझे तो नहीं मालूम ऐसा कोई बड़ा क्लेम है। उल्टा दिल्ली में रहने के इतने समय में मैं कह सकता हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टी दूसरे लोगों ने कैसे कब्जा की है, बड़े बड़े संस्थान हैं। तो इसलिए वो मामला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मसला है और बीजेपी उसके चलते कोई मैसेज देना चाहती है। कुछ चीज़ें वो चाहती है, कुछ शिकायतें आई होंगी उनको ठीक करना, लेकिन उसकी मंशा कहीं से इस पर बहस करने और बदलाव करने की नहीं है। पहली दफ़े इस सरकार ने जेपीसी बनाई 11 साल में और उस जेपीसी में कोई चर्चा नहीं हुई है। बोतल टूटने से लेके आखिर तक जबरन सारे संशोधन 43 संशोधन आए थे, उन सब को रिजेक्ट करना और अब कहना है कि पार्लियामेंट में हमने 8 घंटे का वक्त रखा है, 16 घंटे का वक्त चाहिए, क्या चाहिए। ये कोई बहस की मंशा नहीं है, कोई संशोधन की मंशा नहीं है। असली चीज़ यही है कि इसमें राजनीतिक पोजीशन कौन क्या लेता है। तो मेरे ख्याल से तो कल हंगामा होगा ज़्यादा और उसी में बात रुकेगी, क्योंकि वोटिंग होते ही कई चीज़ें खुल जाएंगी। हाँ। और उस खुलने का इंतजार सारा मुल्क कर रहा है कि टीडीपी क्या पोजीशन लेती है, नीतीश कुमार के लोग क्या पोजीशन लेते हैं, लोकदल के लोग क्या पोजीशन लेते हैं, क्योंकि इनके पोजीशंस अब तक एकदम अलग रहे हैं। हालांकि टीडीपी की ओर से कहा गया कि वो समर्थन करेंगे। नहीं, लॉजिक एक तो उनके बहुत पक्ष में है, दोनों के पक्ष में। हाँ। क्योंकि दोनों सरकारों ने, राज्य सरकारों ने को इस सेंट्रल सरकार ने जितनी मदद दी है, जितने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उसका लोभ उन दोनों को होगा ही होगा, क्योंकि दोनों अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं और उनको सेंटर से भरपूर सहयोग मिल रहा है, पैसा से लेके प्रोजेक्ट तक का। तो उसको वो जल्दी खारिज कर देना या ख़त्म करना नहीं चाहेंगे। तो एक उसका लॉजिक अपनी जगह चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा वोट का लॉजिक डेमोक्रेसी में चलता है। यानी कि आपका क्या मानना है, क्या पूरे समर्थन के साथ, ध्वनि मत के साथ ये बिल पास हो पाएगा? मेरे ख्याल से कल हंगामा ही होगा, कल बिल पास नहीं होगा, क्योंकि बिल पास की स्थिति अगर आती है तो टीडीपी और जेडीयू और आरएलडी इन सब को अपने पोजीशन लेने पड़ेंगे जो बिल के फेवर में नहीं है। और राज्यसभा में तो और भी मुश्किल स्थिति होगी, लोकसभा में ही अभी मुश्किल होगी। पहले लोकसभा में ही मुश्किल। तो इसलिए ये अभी मेरे ख्याल से कल भी बिल पास हो जाए तो राम राम करके ही हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज उसकी गुंजाइश मुझे अभी नहीं दिखाई। लेकिन राहुल कौशिक जी, एक बात ये समझना चाहूंगी, अभी तक जो वक्फ बोर्ड की ओर से फैसले लिए जाते थे, यानी कि किसी भी संपत्ति को अपना बता लिया जाता था, इससे आखिर गरीब मुसलमानों को कितना फायदा हुआ है? क्या कोई फायदा हुआ है अभी तक? देखिए, मैं इसमें जो बात कहना चाहता हूँ, सबसे प्राइमरी बात ये है कि किन लोगों ने इतने सालों तक इन वक्फ बोर्ड्स को कंट्रोल किया है। एक बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ एलिट्स है मुस्लिम सोसाइटी का, जो वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को पूरे देश में, दुनिया में
पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो स्टेट वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो। अभी मौलाना साहब जो बात कह रहे थे, मुझे कोई इस प्रश्न का जवाब दे कि इतने सालों से अगर ये गरीब मुसलमानों के द्वारा धर्म के हित में दी गई संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए बना गया कोई एक तंत्र है, तो इसमें गरीब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं रहा, या उस समाज की महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं रहा, या उसी समाज के अलग तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं रहा। अब ये जो नया वक्फ बिल है जिसको जितना मैं पढ़ पाया हूँ, इसमें शिया, सुन्नी, बोहरा सब कम्युनिटीज के लिए अलग अलग प्रावधान है, रिजर्वेशंस हैं। इसके साथ साथ 2 विमेन के लिए रिजर्वेशन है हर स्तर पर, और सरकारी प्रतिनिधियों के लिए भी जगह है। अब मुझे एक बात समझाइए, कोई व्यक्ति कल खड़ा होकर तमिलनाडु के किसी गांव को अभी पीछे कह दिया था कि ये पूरा गांव व्यक्ति प्रॉपर्टी है, कर्नाटक में सेम केस हुआ था, तो व्हाट इज द वे टू आइडेंटिफाई इट? आइडेंटिफिकेशन एक प्रॉब्लम है। अभी क्या समस्या हो रही है कि आपने खड़े होकर पोस्टर लगा दिया कि ये मेरा घर है, तो आपको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, जो बहुत छोटा तबका था, जो एलिट्स हैं, जो इस समाज के स्वनामधन्य बड़े लोग हैं, वो इस पूरे को मैनिपुलेट करते थे। जो ये अभी मैंने पीछे पढ़ा, एक न्यायमूर्ति शाश्वत कुमार की रिपोर्ट थी वक्फ के ऊपर, वो रिपोर्ट कहती है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू वक्फ प्रॉपर्टीज जितनी देश में है उनसे अर्जित किया जा सकता है, पर आप जानकर आश्चर्य करेंगी उसका 1% भी रेवेन्यू नहीं आता है। इट कम्स अराउंड 163 करोड़, मतलब 1.5%। जो आंकड़ा कहता है कि 2019 से अब तक प्रॉपर्टी तो बढ़ी है वक्फ की, यानी कि संपत्ति तो बढ़ रही है, लेकिन आमदनी घट रही है। मैं वही कह रहा हूं ना, ये एक कार्टेल बन गया है लोगों का, जो उसका सारा फायदा उठाते हैं, जो जिसपे मन का हाथ रख देते हैं और कह देते हैं ये कल से मेरा, और उसके बाद उसको किराए पे दे देते हैं, उसे बेच देते हैं, उसको इधर उधर रफा दफा कर देते हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस देश की समस्या ये है कि एक समाज को, एक कम्युनिटी को पैम्पर करने के चक्कर में, एक कम्युनिटी को तुष्ट करने के चक्कर में सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया, सारे तंत्र को ताक पर रख दिया गया। मेरी जमीन पर, आपकी जमीन पर कोई आके हाथ रख दे तो आप डीएम के पास जा सकते हैं, एसडीएम के पास जा सकते हैं, तहसीलदार के पास जा सकते हैं। यहां अगर किसी मौलाना साहब ने खड़े होकर कह दिया कि ये फलाना प्रॉपर्टी कल से वक्फ की है, तो आपके पास कोई जवाबदारी नहीं है, आप किसी के पास जाकर उसको कह नहीं सकते। तो मुझे क्या लगता है कि ठीक है, राजनीतिक दल हैं तो वो राजनीति करेंगे, राजनीति करना उनका काम है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, उसी कारण उनको इसमें तो सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं आ रही सर, मैं वही कह रहा हूं, परंतु लेकिन जो मुद्दा है, मुद्दे को फोकस रखना चाहिए। हाँ, ठीक है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं अरविंद जी? मुझे ये कहना है कि हर रिलीजियस बॉडी में, मैं वक्त के ही नहीं कह रहा हूँ, हिंदू रिलीजियस बॉडी में भी जितना मैनेजमेंट का मामला है वो सचमुच मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, और वहाँ भी औरतों का, दलितों का, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। नहीं, लेकिन उसमें सर क्या है ना कि बड़े मंदिर तो जो हिंदुओं के हैं वो तो सब सरकार के कब्जे में, लेकिन नहीं, जैसा कि अभी प्राइवेट है ही। हाजी जुबैर जी कह रहे थे, क्या है कि हाजी जुबैर जी कह रहे थे कि इसमें तो जो नॉन मुस्लिम है उनको भी भागीदारी दी जा रही है। हाँ, तो वही पर आपत्ति जता रहे हैं वो। नहीं, तो ये तो हिंदुओं में भी होना चाहिए। हर रिलीजियस माइनॉरिटी को अपने ट्रस्ट, अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार है, ये संविधान से मिला। उसमें दखलंदाजी, अगर वो रिलीजियस अगर संस्था है तो उस रिलीजन से बाहर के लोग क्यों ले आए जाए? इसमें ये भी बात देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी को आप अपना बता ले रहे हैं बिना किसी सबूत के। ऐसे कितने मामले आए हैं? असली चीज ये है कि ऐसे कितने मामले आए हैं, इतने लाख एकड़ जमीन का मामला है। इस मुल्क में इतने साल से हिंदू मुसलमान साथ हैं, ऐसे कितने मामले सामने आए हैं? और हिंदू के झगड़े या मुसलमान के झगड़े कितने आए हैं? ऐसा भी नहीं है कि हिंदू और मुसलमान में झगड़े नहीं होते हैं, झगड़े सब में होते हैं, डिस्प्यूट तो हर जगह हो सकता है जी। असली चीज ये है कि क्या ये कोई बड़ा भारी एक बहाना बन गया है सबके लिए प्रॉपर्टी कब्जाने का? मेरे ख्याल से अभी तक वक्फ की तरफ से ऐसा क्लेम नहीं हुआ है कि उसको समाज के लिए और मुस्लिम समाज के लिए परेशानी मान। बदमाशियां वहाँ हुई हैं, वहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ है, वहाँ कोई कार्टेल है जो कब्जा किए हुए है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। ऐसे तो कई मामले सामने आए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, मैं ये कह रही हूँ
कि जिससे कि नहीं, समाज के तबके को परेशानी हो रही है और इस वजह से क्योंकि असीमित अधिकार दे दिए गए, वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देने के बाद बड़ी संख्या में नहीं आए हैं, उन मसलों को सुलझाया जा सकता है। ये सामने ये तो कुछ चीजें सामने आ गई, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो दर्ज हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। नहीं सुने हैं जिससे लगे कि वक्फ बोर्ड कोई बहुत परेशानी पैदा करने लगा है और वक्फ की संपत्ति जो है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं पोद्दार जी से। राकेश पोद्दार जी, अभी हमारे साथ अरविंद जी जो जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि इतने तो कोई मामले सामने नहीं आए और वक्फ बोर्ड किसी लिए परेशानी नहीं बना, सिरदर्द नहीं बना कि इस तरह का संशोधित बिल लाना पड़े। आप अपनी ऑडियो को अनम्यूट कर दीजिएगा पोद्दार जी। हाँ अंजलि जी, वक्फ बोर्ड को है हम लोग किस तरह सुचारू रूप से चलाएं और किस तरह इनका ढांचा तैयार किया। मैं कहना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड जो ढांचा तैयार हुआ, अल्पसंख्यक मंत्री चेयरमैन होंगे, एक IAS को रखा जाए, 8 लोगों को रखा जाए तो प्रधान होंगे और सेंटर की होंगे। जब स्टेट में हम लोग जाते हैं, स्टेट में एक चेयरमैन होगा, CEO जो एक IAS होगा और एक मुस्लिम विधायक होगा, एक मुस्लिम सांसद होगा और एक मुस्लिम टाउन प्लानर होगा, एक मुस्लिम एडवोकेट होगा और 2 महिलाएं होंगी। हम जोड़ने की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ना दूसरे कम्युनिटी के लोग को हम लाने की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था? मियां मीर जी ने रखा था गुरु अर्जन के समय में। तो जानना चाहिए कि हम लोग हिंदू मुसलमान एक भाई के और भाई के रूप में नहीं काम करें। बगीचा है हमारा, में प्रधानमंत्री उसी रूप से देखते हैं कि बगीचे में सभी तरह के फूल होते हैं, सभी खुशबू देते हैं। उसी तरह हम लोग भाइयों को देखना चाहते हैं, कि महिलाओं को देखना चाहते हैं, युवाओं को देखना चाहते हैं। सब बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड बिल का जो बात चल रहा है तो 2 भागों में बैठा हुआ है, शिया का अलग है, सुन्नी का अलग है। तो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को एक साथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि चारों रूप से मुसलमानों का भला हो। और एक भाई साहब कह रहे थे अंबानी और अडानी संपत्ति वक्फ बोर्ड बिल पे है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे है। कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के जो भी संपत्ति को, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, किसी की भी संपत्ति होगी उसको निकालने का काम करेगा। और एक बात को, ईद का महीना था, रमजान का महीना था, नमाज पढ़ने का महीना था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी, मुस्लिम लीग पार्टी, इन लोगों को जंतर मंतर पर लेकर चलते। नमाज पढ़ने का समय था, जंतर मंतर धरना प्रदर्शन पर बैठा दिया। भैया अपनी राजनीति के फायदे के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए तो ये भी कहा है कि मुकेश अंबानी ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। नहीं, मैं कह रहा था उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी का, अडानी की संपत्ति हो। मैं कहना तो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी की भी संपत्ति होगी करने का काम सरकार करेगी। बोर्ड नहीं, तो आप क्या मान रहे हैं कि वाकई में संपत्ति पर कब्जा कर रखा है लोगों ने? इन्होंने सवाल उठाया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। किसी की भी संपत्ति हो, चाहे ओबीसी साहब की हो, चाहे अडानी को, चाहे अंबानी को, किसी की भी संपत्ति, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे घर होगा तो ध्वस्त करने का काम सरकार का काम, सरकार करेगी। इतनी चिंता आप लोग मत कीजिए, हमारा काम है, हम करने का काम करेंगे। और उसके बाद मुसलमानों को धमकी कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ना दे रही है ना करती है। देश के प्रधानमंत्री 13 साल, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे लगातार 11वां साल। देश के प्रधानमंत्री कहिए कि किसी मुसलमानों के ऊपर हाथ आया हो, किसी को नहीं आया। हमने 3 तलाक जैसे मुद्दे को लाए, हज कमेटी को भेजने का काम किया, 18% GST लगता है उसमें हम 5% करने का काम किया। और महिलाओं, शिवानंद जी आप सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। राकेश पोद्दार ने कहा है कि किसी की भी संपत्ति हो। अंजलि जी, बीजेपी को मुस्लिम भाईचारा को इतना प्यार, इतना मोहब्बत। आजम खान अभी बोल रहे कभी भी मेरा इनकाउंटर करेगा, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते ऑर्डर करके गया, जितना मस्जिद है मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। और इनको वक्फ बोर्ड की इतना चिंता है। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को पूछना चाहता हूं, लेकिन शायद आपने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को भी नहीं सुना। सुना है अंजलि जी, सुना है। हाँ। देखिए उनका अलग राय हो सकता है, लेकिन मेरे को बात तो करने दीजिए अंजलि जी। बात बीजेपी मेरे मित्र प्रवक्ता साहब को पूछना चाहता हूँ, मुकेश भाई अंबानी का जो एंटीलिना है वक्फ बोर्ड पे जमीन पे नहीं है, ये सब पता है। अभी जो मलबार हिल का जमीन पे अदानी का नजर है।
आंध्रा में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है। हम 370 पारदर्शी करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कौन सा पारदर्शी? राम के नाम पे कितना पैसा खाया? सीबीआई ईडी इंक्वायरी होना चाहिए। राम के नाम पे कितना फंड लिया? वो गरीब पिछड़ों को क्या दिया है? 2 करोड़ नौकरी को क्या हुआ? कितना लोगों को रोजगार दिया? नहीं, आप अलग जगह पर जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल लेके आ रहे हैं। शिवानंद जी, आप अलग मोड़ पे जा रहे हैं। मैंने अभी ये भी बताया कि शहाबुद्दीन रिजवी ने बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार भी हुआ है अभी तक। देखिए, अगर उनका कोई राय है तो उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आज भी है, मुस्लिम लॉ है वैसा। यही सब तो काम नहीं कर पा रहे। इन सब का तो दखल था ही नहीं अभी तक। इनका तो दखल था ही नहीं। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर है। ये लोग क्या किया है? मुस्लिम का जो फंड्स था 3,500-4 हजार करोड़, नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमन जी मिलके पीएमओ ऑफिस से फाइल है। निर्मला सीतारमन को कुछ पता ही नहीं है। 3,500 हजार करोड़ का मुस्लिम के लिए रखा था पैसा, मदरसों के लिए। उन्होंने कट करके वो 1,000 ही रखा है। इस तरह से उनका दादागिरी चल रहा है, इस तरह से जबरदस्ती चल रहा है। वक्फ बोर्ड का जमीन अगर कल अदानी को नहीं देते, इसका गारंटी क्या कौन दे रहे हैं? और कोई बिल पास नहीं होगा। इनको नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जयंत चौधरी जी, चिराग पासवान जी और अनुप्रिया पटेल जी, बहुत लोग इनके कुछ नहीं होगा, बहस होगा। ठीक है। हाजी जुबैर मेमन जी, आप कितना ताल्लुकात रखते हैं शहाबुद्दीन रिजवी जी की बात से? कुछ नहीं होगा जी। मैं काफी देर से सुन रहा था डिबेट और इत्मीनान से सुन रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 मिनट मुझे बिना टोके इत्मीनान से सुनना है। शहाबुद्दीन रिजवी साहब का आपने जो सवाल किया, मैंने उनकी भी बात सुनी। उनकी बातें काफी हद तक सही थी और वो आधा ही सच है। वो जो उन्होंने एलिगेशन रखा है शायद वैसे हो ही होंगे और कुछ हमने देखे भी है, पर वो एलिगेशन या उस खराबियों को ये वक्फ बिल कैसे सुधार रहा है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या वक्फ ट्रिब्यूनल की जज का पावर निकल के कलेक्टर को देने से वो खराबियां सुधर जाएंगी? क्या एक नॉन मुस्लिम मेंबर को उसका अंदर डाल देने से वो खराबियां सुधर जाएंगी? तो बिल्कुल नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट वक्त के अंदर जो करप्शन होता है उसके सुधार में कुछ नहीं कर रही है, ये वक्त इन्फिल्ट्रेट कर रही है। और एक सवाल बार बार किया जाता है, हमारे एक राजनीतिक विश्लेषक, इसके पहले थे, मैं नाम उनका नहीं जान पा रहा हूँ, राहुल जी थे शायद, उन्होंने भी कहा, नहीं कहा, भाजपा भी बार बार ये प्रोपेगेंडा करती रहती है। वक्त किसी पे भी अपना दावा कर देगा तो उसका कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ रास्ता खुलेगा ही नहीं। ये इतना बड़ा फेक है कि 20 सेकंड में मैं प्रोपेगेंडा खत्म कर सकता हूँ। इस देश का जो सबसे बड़ा मसला हुआ, जिसमें देश 40-50 साल जूझता रहा, बाबरी मस्जिद और अयोध्या में राम मंदिर का मसला, अगर वक्त चाहता तो उसके ऊपर चैलेंज कर देता। सबसे आसान था चैलेंज करके वो जगह हटा देता अगर अनडिस्प्यूटेड पावर है। बाबरी मस्जिद के ऊपर कोई चैलेंज। लेकिन इस बात का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड की जो इनकम है, जुबैर जी, वक्फ बोर्ड की इनकम 5 सालों के भीतर 99% तक गिरी है। ऐसा क्यों? किस वजह, क्या वजह रही आखिर? ये तो प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ेगी, गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इससे इधर उल्टा हो गया। पहले के कांग्रेस के वक्त अमेंडमेंट में और यह अमेंडमेंट में गरीबों का क्या उल्लेख किया गया है? किस तरीके से होगा? खाली बोल देने से होगा? नहीं तो जाहिर है कि जब प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ेगी। वो आमदनी जा कहाँ रही है? जुबैर जी जवाब देंगे आप? आमदनी जा कहाँ रही है? इतने 5 सालों के भीतर ये देखिए आंकड़ा है, आंकड़ा कहता है कि 150 से घटकर 1.26 करोड़ 1.26 करोड़। आपको कहाँ जा रही है? सुनिए, इसके पहले कांग्रेस की जो शासन हुआ करता था, इसमें कांग्रेस के मुस्लिम दलालों के पास जाती थी। अब भाजपा के पास मुस्लिम दलाल नहीं है तो नॉन मुस्लिम दलाल अंदर डाल रहे और उनको कमाना है। इसमें गरीबों का रहा है। कांग्रेस के मुस्लिम दलाल कमाते थे, भाजपा को नॉन मुस्लिम दलाल अंदर कमाने। आपकी आवाज जरा स्पष्ट नहीं आ पा रही है तो मैं जवाब दे पाऊं। जुबैर जी बोलिए जी। आपकी आवाज अभी स्पष्ट नहीं आ पा रही थी जी, बताइए। आप बता रहे थे नॉन मुस्लिम। जी मैं बता
कहते थे आमदनी कहाँ जा रही है, गरीब कहाँ जा रहा है, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की जो सरकारी दरबारी मुसलमान थे, उनके की संपत्तियों की इनकम हड़पी जाती। आप बीजेपी के पास सरकारी दरबारी मुसलमान नहीं है, तो वो नॉन मुस्लिम दलालों को डाल रहे हैं। क्या आप क्या करते हैं? कांग्रेस ने बहुत, अब आप इसमें कहीं उद्धार के लिए, मुस्लिम महिलाओं के उद्धार के लिए, मुस्लिम समाज के शैक्षणिक उद्धार अमेंडमेंट नहीं, अगर है तो लाइन पढ़ के सुनाते भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है, शाहबुद्दीन रिजवी जी, आप सुन रहे हैं जुबैर मेमन जी को, आपने जो बातें रखी थी, लेकिन वो यहाँ पर सरकार का भी हवाला दे रहे हैं। आप इससे कितना ताल्लुकात रखते हैं? देखिए, जुबैर मेमन साहब इसलिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और जो सारी बातें कह रहे हैं, ये खुद जो है वक्फ बोर्ड इनके कब्जे में है। वक्फ की संपत्तियों पे इन्होंने, इनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है, नाजायज आमदनी कर रहे हैं, और जिस वक्फ के लिए खर्चा करने के लिए गरीब मुसलमानों के लिए उसकी आमदनी रखी गई थी, वो सब न करके जाती मुनाफे के लिए अपनी पॉकेट में पैसा रखा जा रहा है। इसलिए जो वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है, इसलिए इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनकी जमीन से वक्फ के जो ताजमहल तामीर किए हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स इन्होंने बना रखे हैं, वहां से लाखों रुपया महीने की जो आमदनी है वो सब छिन जाएगी। मैं दावे से कहता हूं कि मैं जुबैर साहब को एक मस्जिद कमेटी बनाने के लिए मैं दे दूं, और ये बगैर पैसे के बनवा दें, वहां बगैर करप्शन के, बगैर रिश्वत दिए बनवा दें, तो मैं दावे से मैं आपको इनको मैं कह रहा हूं कि मैं अपना नाम बदल लूंगा, शहाबुद्दीन बदल लूंगा। नहीं कर सकते, मेरा तजर्बा है, मैं एक एक आदमी को जानता हूं, जितने भी चेयरमैन रहे हैं, जितने मेंबर हैं, जितने संबंधित अधिकारी हैं, सबको जानता हूं। मुझे ये जुबैर साहब जवाब दे दें कि मायावती के गवर्नमेंट में जुफर फारूकी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के चेयरमैन बने, उसके बाद मायावती का पूरा शासनकाल खत्म हो गया, उसके बाद में अखिलेश यादव आ जाते हैं। अखिलेश यादव के दौर में भी जुफर फारूकी साहब ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद में महाराज जी का दौर आ जाता है, महाराज जी के दौर में भी जुफर फारूकी साहब ही चेयरमैन बने रहते हैं। फिर महाराज जी का दूसरा कार्यकाल आ जाता है, फिर भी जुफर फारूकी साहब ही चेयरमैन बने रहते हैं। ये क्या, ये कौन शख्स है जिसके अंदर लालो जौहर लगे हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, मोतियां हैं, कि यही 20 साल से ये शख्स जो है वो चेयरमैन बना हुआ है, जबकि करप्शन के कई एफआईआर हैं, सीबीआई की, आईबी की सारी जांचें चल रही हैं, तमाम एजेंसियों की जांचें चल रही हैं, हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। जवाब दीजिए जी। इन्होंने बहुत साथ कहा कि हुए 20 साल समाजवादी बसपा अलग अलग सरकारें बनी, फिर वक्त के अंदर नोच के खाना, करप्शन करना रुका नहीं। बिल्कुल सही बात नहीं, पर ये संशोधन उस करप्शन को रोकेगा। इस संशोधन करप्शन का कोई हाथ नहीं है, उसकी रोकने की बात ही नहीं है। ये अमेंडमेंट इसलिए लाया जा रहा है, अब तक मुसलमान उसके खा रहे थे, कुछ नॉन मुस्लिम भी रोक सकता है। ये बिल किस करप्शन को रोकता? माफ कीजिएगा मेमन जी, आपकी आवाज जरा स्पष्ट नहीं आ पा रही है, और इसीलिए हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या यहाँ पर बात रख रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर तकनीकी खामी आ रही है, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। क्योंकि अब जब बात रख रहे हैं, शाहबुद्दीन जी ने ये बात रखी कि एक ही शख्स इतने लंबे समय तक चेयरमैन बना रहा, भले ही यहाँ पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते हैं, एफआईआर भी दर्ज होती है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। इसका जवाब शिवानंद जी आप दीजिएगा। देखिए, जो अभी टाइम पे बैठ के जो शाहबुद्दीन साहब ने जो बता रहे हैं, उनका गारंटी कल वक्फ बोर्ड का बिल ऑडियो बढ़ाओ भाई, कुछ भ्रष्टाचार नहीं होगा, अदानी को नहीं बेचेगा, जरा ऑडियो बढ़ाइए। गारंटी दे सकते क्या? पूछिए अगर उन्होंने शाहबुद्दीन साहब को पूछिए कि वक्फ बोर्ड का बिल पास होने के बाद ये अदानी अपन नहीं देंगे, इसका अंडरटेकिंग दे सकते हैं क्या? नंबर 1। अभी देखिए, बॉम्बे में बाबा सिद्दीकी का हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ, आज तक कुछ भी जांच नहीं हुआ। क्यों? क्या हुआ? वो भी एक SRA प्रोजेक्ट के ऊपर मर्डर हुआ है।
क्योंकि मुस्लिम लोगों के ही टारगेट करते हैं लोग। अभी वक्त बिल लेके आने का कुछ नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी पहली और सरकार है कि कोई भी रोजगार नहीं, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, कोई बिजनेस नहीं लेके जो आप जो सवाल उन्होंने, जो बात उन्होंने यहाँ पर रखी उसका जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार का आरोप वो सीधे सीधे तौर पे लगा रहे हैं कि अभी तक भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, आप जो शहाबुद्दीन साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी भ्रष्टाचार नहीं किया है? उसका मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए, मेरा क्या लेना देना, मेरा पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये बताइए, जुफर फारूकी इतने लंबे समय से वो महबूबे नजर मायावती के, महबूबे नजर अखिलेश के, महबूबे नजर क्या नाम आजम खां के, महबूबे नजर महाराज जी के, वो जो ये और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, मुकदमा लिखे गए हैं, कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं। तो ये जो मोदी जी के और अमित शाह जी के बारे में जो पूछना चाहते हैं वो मेरा क्या नाम उससे मतलब नहीं है। वो आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब देंगे। मैं जवाब नहीं दूंगा, मुझसे आप गलत पूछ रहे हैं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, एक मजहबी रहनुमा, इस्लामिक स्कॉलर हूं। मैं कौम की बात करता हूं, मैं अपने दीन की बात करता हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। चेयरमैन बना दिया मोदी साहब ने, तो आप गारंटी ले सकते हैं कि आपका कुछ भ्रष्टाचार नहीं होगा? अगर कल शहाबुद्दीन साहब को नरेंद्र मोदी साहब ने चेयरमैन बना दिया वक्फ का, हाँ चलो वक्फ बोर्ड का, तो आप पोद्दार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए पोद्दार जी। नहीं, अदानी को जमीन नहीं दे सकते हैं। आज देखिए, पूरा इंडिया में मोदी साहब पहली बार गवर्नमेंट है, अमेरिका हो या बांग्लादेश हो, नेपाल से भी रिश्ता खराब कर दिया। नहीं, एक मिनट अंजलि जी 1 मिनट। दुबई के राजा, कतार के राजा आए थे, अंजलि जी, और दुबई के राजा आए थे, तभी नरेंद्र मोदी जी खुद बोले थे कि मुस्लिम भाई बहनों के हाथ में लैपटॉप देंगे और एक हाथ में कुरान देंगे। कब दिया? मैं इंतजार कर रहा हूँ कब देना चाहता है बीजेपी प्रवक्ता। मेरे मित्र को पोद्दार साहब को पूछना चाहता हूँ, बताइए कब कुरान देंगे, कब लैपटॉप देंगे? राजाओं के साथ दोस्ती करना, दुबई के राजा। ठीक है पोद्दार जी, जाते जाते आप अपनी बात रखिए, और क्योंकि समय की कमी है उसके बाद हम इस चर्चा की समाप्ति करते हैं। अंजलि जी, स्पष्ट रूप से जानिए, देश के प्रधानमंत्री एक वर्ग के लिए लैपटॉप, एक वर्ग के लिए 340 करोड़ की पहली बात। दूसरी बात, जरूरत है जितने राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी पटियाला हाई कोर्ट जमानत पे तो भ्रष्टाचार का आरोप के घोटाला, उस आज विषय नहीं था पूछा। रोजगार, अगर किसान की बात, युवाओं की बात हम लोग ने नहीं किया होता तो लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री ने, और रही वर्क बोर्ड बिल स्पष्ट रूप से साफ और मुसलमानों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए और मदरसे में वाले बच्चे बनाया गया है। ठीक है, फिलहाल अब देखना होगा कि कल के दिन क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यहीं पर आकर टिक जाता है कि वक्फ संशोधन बिल, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कई अधिकार दिए गए हैं जनता को भी, उन लोगों को भी जिनकी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा अभी तक कर देता था और उनके हाथ में उस समय कुछ नहीं होता था। तब इस सब का विरोध हो रहा है। क्या सदन में ये बिल ध्वनिमत से पास हो पाएगा बिना किसी अड़चन के? इसका इंतजार फिलहाल रहेगा और कुछ ही घंटों का समय बाकी है। चलिए इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।